हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए। और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स जो इसमें मैं आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। नंबर 1 पहला पॉइंट है मेरा आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट, और दूसरा पॉइंट है आपका कि इंटर के बाद क्या करें, और थर्ड पॉइंट है हम किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो मैं इन पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक बार समझ में आ गए तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो यू विल सक्सेस इन योर लाइफ वेरी सून। बहुत जल्दी से आप इस अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को आप अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले एक लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है हमारी सफलता को बहुत अच्छे तरीके से हमें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है। तो देखो मैं इन टॉपिक पर आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। किन टॉपिक पर? आपके 12th क्लास का रिजल्ट, आपको 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, और आपको किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। समझ में आया ना? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले रिजल्ट, उसके बाद 12th के बाद आफ्टर 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो मैं इन पॉइंट्स को बड़े प्यार के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा वेरी सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट आपका देखो यहाँ पे 3 रो बनी। ओके, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो 12th क्लास का आज रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बच्चों के चेहरे पर बहुत अच्छी खुशी लेकर के आया, क्योंकि जैसा बच्चों ने उम्मीद की थी और जैसा बच्चों ने अपने स्ट्रगल के साथ में एग्ज़ाम में किया था उसके ही अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आया है, और उससे वो बहुत खुश हैं। आज हमारे कुछ अपने बच्चे थे, उनसे कुछ बातें हुई हैं तो उन्होंने बताया है सर रिजल्ट हमारा अच्छा आया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यूपी बोर्ड इंडिया का एक सबसे बड़ा बोर्ड है, यानी उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ का रिजल्ट भी, यानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसलिए अगर यहाँ पर इस बार लगाएं तो लगभग 56 लाख स्टूडेंट्स ने अपना 10th एंड 12th में एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराया था। इसलिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लगभग कितने 50 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए बैठे, रजिस्ट्रेशन कराया था, और इसमें से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स के पास क्या क्या चीज़ें थी उसको एक बार फॉलो कर लेते हैं। नंबर 1 साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स थे। नंबर 2 कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स थे। नंबर 3 आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स थे। और नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो देखो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ आपसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट्स, 5 एंड 6 पॉइंट्स। तो मैंने आपके सामने ये 6 पॉइंट्स को फॉलो किया, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझ आ रही है अभी। लेकिन अब यहाँ पर देखो, समझो कि आफ्टर 12th हमें क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। तो देखो यहाँ पे आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें 12th क्लास के बाद करना क्या है। जब तक हमें अपने गोल का नहीं पता होगा तब तक हम क्या कर पाएंगे, दिक्कत है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लियर कर लो। मैं सबके बारे में बताऊंगा कि जिन बच्चों के पास साइंस ग्रुप था उनको क्या करना है, जिनके पास कॉमर्स ग्रुप था उन्हें क्या करना है, आर्ट्स ग्रुप वालों को क्या करना है, और एग्रीकल्चर वालों को क्या करना है। इज राइट ना? ठीक है, देखो यहाँ पे साइंस, पहले बात करूंगा साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स की। साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 देखो साइंस ग्रुप का स्टूडेंट है, ये साइंस ग्रुप आ गया। इसमें एक तो ग्रुप है आपका पीसीएम,
पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो देखो दोनों के रास्ते क्या है कि अलग अलग होते हैं। नंबर एक, इन दोनों के लिए आपको क्या करना होता है, बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस आपको यहाँ पर करना होगा। यानी पीसीएम वालों के लिए भी बीएससी होता है और पीसीबी वालों के लिए भी बीएससी होता है। पहली बात नॉर्मल सी बात ही है कि आफ्टर 12th के बाद क्या करें, इज राइट ना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स आफ्टर 12th के बाद में इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहता है, यानी बीएससी को नहीं करना चाहता है, तो देखो 12th क्लास के लेवल पर कुछ वैकेंसीज आती हैं, उसकी डिस्कस मैं आपको यहाँ पर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आगे जाऊँगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे, बीए करेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे, ठीक है। जबकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्या करेंगे, बीएससी इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, ओके। तो ये चारों पॉइंट्स आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोबारा देखो साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स पीसीएम एंड पीसीबी को सेलेक्ट एक करेंगे। वो सेलेक्ट किस आधार पर होगा, वो उस चीज़ पर सेलेक्ट होगा जिस स्ट्रीम में 12th क्लास में उन्होंने साइंस में पीसीएम ले रखा था या पीसीबी ले रखा था। जो बच्चों ने पीसीएम ले रखा था वो बीएससी पीसीएम से करेंगे, जिन बच्चों ने पीसीबी ले रखा था पीसीबी से किया है वो बच्चे बीएससी पीसीबी से करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बीकॉम आपका कॉमर्स वाले बच्चे, जिन 12th क्लास में जिन बच्चों के पास कॉमर्स ग्रुप था वो बीकॉम करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के पास आर्ट्स ग्रुप था यानी सोशल साइंस वाला ग्रुप था वो बच्चे बीए करेंगे। लेकिन अब ये साइंस ग्रुप वाला स्टूडेंट्स बीकॉम भी कर सकता है, बीए भी कर सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये वाले स्टूडेंट्स बीकॉम या बीए नहीं कर सकता क्या। देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर वाला बीकॉम भी कर सकता है और बीए भी कर सकता है। दोनों में दोनों के लिए लागू होगा। क्लियर समझ आया। बीकॉम वाला बीए करेगा और बीकॉम भी करेगा, लेकिन बीए वाला ओनली बीए करेगा, यानी वो बीकॉम नहीं कर सकता साइंस में, यानी पीसीएम में पीसीबी में नहीं जा सकता है। अब इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं। नंबर आपका नेक्स्ट आता है जिस तरह से कि बीबीए, बीसीए आप ये कर सकते हो, एचएम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कर सकते हो, एमबीए में आप जा सकते हो, एमसीए में आप जा सकते हो। लेकिन ये मास्टर डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां आपकी मास्टर डिग्रियां हैं और ये वाली डिग्रीज जो होंगी आपकी वो बीबी और बीसीए के बाद होंगी, इज राइट ना। आप इधर जा सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पर एमए, एमएससी, एमकॉम, तो ये मास्टर डिग्रियां हैं। और ये मास्टर डिग्रियां आपको ये तभी की जाएंगी जब आप पहले बैचलर डिग्री को करोगे। ये बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसे क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप समझ लो वेरी सिंपल लैंग्वेज में। देखो इंडिया में क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे कमीशन बने हुए हैं और ये कमीशंस उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, यानी टेस्ट एग्ज़ाम कराते हैं। एग्ज़ाम के बाद में वो आपको ज्वाइनिंग यानी दे देते हैं, यानी आपको जॉब लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जॉब्स बहुत प्रकार की होती हैं। नंबर एक, पहली ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, एक ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वैकेंसीज मेनी काइंड्स की होती है। सबसे पहले पॉइंट पे मैं यहाँ बात करूँगा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो ग्रेड ए बी सी एंड डी 4 ग्रेड की आपकी वैकेंसी होती है जो बेस्ड होती है आपके एग्जाम पर, आपके टेस्ट पर। तो ए ग्रेड की जो वैकेंसी होती है, नंबर 1 ए ग्रेड की जो वैकेंसी होती है, जैसे यूपीएससी,
यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स कराता है, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो इंडिया का होता है वो होता है आईएएस का एग्ज़ाम। आईएएस का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडिया के अंदर, और ये एग्ज़ाम एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद वाली वैकेंसी की। इसका मतलब दूसरी तरफ क्या हुआ, पीसीएस। हर स्टेट का पीसीएस होता है, लेकिन पूरे कंट्री का एक यूपीएससी होता है, यानी ये कंट्री का है, हमारे देश का, पूरे भारत का, इंडिया का। जबकि पीसीएस हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का अपना अलग है, उत्तराखंड का अलग है, बिहार का अलग है, कर्नाटक का अलग है, दिल्ली का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, इज राइट ना। इसी तरह से ये एग्ज़ाम अपने में बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद के जो एग्ज़ाम है, नेक्स्ट नंबर 4 पे आपका एसएससी। देखो एसएससी, एसएससी एक वो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक वो कमीशन है जो ऑल इंडिया में टेस्ट कराता है, ऑल इंडिया में टेस्ट कराता है, ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि भारत का है, ऑल इंडिया में एक टेस्ट कराता है, और उस टेस्ट को कराने के बाद में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है और इंडियन गवर्नमेंट को दे देता है कि आपके डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट्स आ गए और आपको इस डिपार्टमेंट को इतने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ सारी चीज़ को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर एसएससी के अंदर कुछ वैकेंसीज निकल करके आती हैं, जैसे नंबर 1 सीजीएल, एसएससी कराता है सीजीएल, सीजीएल को, सीएचएसएल को, सीपीओ को और स्टेनोग्राफर को। स्टेनोग्राफर को तो यहाँ पर ये एसएससी 4 प्रकार की वैकेंसी को नॉर्मल तरीके से कराता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो यहाँ पर देखो ये वाली वैकेंसी जो है, ये इसमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके लिए बीए इनमें से एक क्वालिफाई होगा, यानी चाहे तो आप बीकॉम, बीए या बीएससी किया हुआ हो उसके बाद, ठीक है। सीएचएसएल 12th क्लास के बाद आप कर पाओगे, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 12th क्लास का आ गया है और आप पास हो गए हैं, पास कर लिया है, तो आप वेट मत कीजिए, वैकेंसीज आने वाली हैं और आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो 18 ईयर्स, शर्त ये है कि आप 18 साल के हो गए हो, ठीक है। सीपीओ और स्टेनो, देखो स्टेनो और सीपीओ ये दोनों ही 12th क्लास के एग्जाम हैं, ये दोनों ही 12th क्लास के एग्जाम हैं, जबकि सीपीओ और सीजीएल ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हैं। ये बात राइट समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप बी ऑप्शन पे अगर मैं जाऊंगा, इनसे रिलेटेड और एग्जाम है, एसएससी और एग्जाम कराता है, ठीक है। इसको एसएससी के बाद आपके लिए और बहुत सारे, जैसे ला के एग्जाम हो गए, ठीक है। क्लेट हो गया, आपको क्लेट में बैठना है वहाँ पे उसको, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर आगे, जैसे कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और वो हाई कोर्ट वैकेंसी निकालता है, ठीक है। ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकालता है, क्लर्क की वैकेंसी निकालता है, ठीक है। तो इन वैकेंसियों में यू कैन अप्लाई कब, आफ्टर 12th के बाद भी और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी, ठीक है। तो इसके बाद में जो और वैकेंसियां होती हैं, जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी हो गई, पटवारी की वैकेंसी हो गई, ठीक है, पुलिस की वैकेंसी हो गई, तो ये लगभग 12th क्लास के बाद ही आती हैं। लेकिन इनके लिए कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए 18 से लेकर के 24 साल तक की एज को मान्य किया गया है, एज को मान्य किया गया है। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड होती हैं एक तरह से जो सेना होती है, जो आर्मी होती है। आर्मी कौन कौन सी होती है, जैसे बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, ठीक है, रेलवे पुलिस होती है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, आरएएफ होती है, ठीक है, आईटीबीपी होती है, ठीक है। तो इनमें आप 18 से 24 साल तक के स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा एनडीए,
एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, तो नेवी का मतलब आपकी जल सेना, वाटर आर्मी। एयरफोर्स का मीनिंग आपका एयरफोर्स। ठीक है, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आपका थल सेना होता है। तो ये आर्मी होती है, और इनके लिए आप 12th क्लास के बाद इनमें आप अप्लाई करते हैं। और इनमें अप्लाई करने के बाद आपकी एज 18 से 24 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल की अभी नहीं है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, और 18 से 24 साल तक आप किसी भी एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। इज़ राइट? ओके, तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं, और इन सारे एग्ज़ाम्स में आप अपना फॉलो करें। ये जो 12th क्लास के बाद हैं, मैं इसकी और वीडियो आपको अगली वीडियो दूसरी दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें, पूरा देखें, एक बार नहीं दोबारा रिवाइज करें इसको, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, एक बार आप रिवाइज कर लो। आई होप कि मेरी आपको ये अच्छे से बातें समझ आ रही होंगी। देखो, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का आज रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, और सभी स्टूडेंट्स वेरी हैप्पी हैं। 50 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराया था, उनमें से 12th क्लास में लगभग 20 थे, और आपका 10th क्लास में 30 थे। साइंस ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, आर्ट्स के कुछ स्टूडेंट्स थे, और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स थे। साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स, ठीक है, पीसीएम और पीसीबी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही बीएससी करेंगे। और बीएससी के जो पीसीएम में भी होगा और पीसीबी में भी होगा, वो डिपेंड करेगा आपके 12th क्लास के बेस पर कि आपने 12th क्लास को पीसीएम में किया है या पीसीबी में किया है। ओके, बीकॉम वही स्टूडेंट्स करेंगे जो कॉमर्स ग्रुप से 12th क्लास करके आए हैं। बीए वो लोग करेंगे जो सोशल साइंस यानी आर्ट्स ग्रुप से अपना 12th क्लास करके आए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर से भी होगा, जो एग्रीकल्चर से आप इंटर क्लास यानी 12th क्लास करके आए हैं। इज राइट ना? ये सारी इंफॉर्मेशन रिजल्ट 12th क्लास का है। ओके, ये बात समझ लीजिएगा। उसके बाद बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, सीए, ये मास्टर डिग्रियां हैं, इनको करने के बाद की जाएंगी एमबीए, एमसीए, एमए, एमएससी, एमकॉम। क्लियर ना? यहाँ पर जो है ABCD 4 प्रकार की जॉब होती है। ए ग्रुप में IS लेवल के स्टूडेंट आते हैं, बी ग्रुप में एक तरह से PCS लेवल के आते हैं, सी ग्रुप में एक तरह से जो SSC ग्रुप के आते हैं, और डी ग्रुप में भी SSC लेवल के आते हैं। इज राइट ना? तो SSC UPSC IAS को कराता है, जबकि PCS हर स्टेट का होता है। ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो इस एग्ज़ाम के लिए, आप ग्रेजुएट हो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। आप दोनों एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएट हो। उसके बाद SSC 2 लेवल पे लेकर आता है, एक 12th लेवल पर लेकर आता है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। तो देखो, ये ग्रेजुएशन लेवल पे है, ये भी है, जबकि ये 12th लेवल पर है। इज राइट ना? लॉ से रिलेटेड होते हैं। हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है, लेखपाल की निकलती है, ठीक है, जिससे पटवार बोलते हैं, वो भी निकलती है। यूपी पुलिस निकालता है सेना के क्षेत्र में। इसी तरह से 18 से 24 साल इन एग्ज़ाम के लिए आपकी एज होनी चाहिए। जैसे BSF, CRPF, RP यानी रेलवे पुलिस, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, ITBP इंडियन, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पुलिस, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स एंड नेवी, ये सारे एग्ज़ाम आपके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। तो आप इनमें से किसी का एक का सिलेक्शन करो, आप इनमें से किसी का एक का सिलेक्शन करो, और आप जैसे यहाँ से किसी एक का सिलेक्शन करके आए हो, ठीक वैसे यहाँ भी एक का सिलेक्शन करो,
और यहाँ भी एक का सिलेक्शन करो। चारों तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एक रास्ते को, एक लक्ष्य को, एक टारगेट को जो सेलेक्ट करो इसको। और जो मुझे अपना प्यार दे रहे हैं वो आप देते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इम्पॉर्टेंट हो सके और इसका वो सही तरीके से यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। अगर एक स्टूडेंट्स का भी अगर इससे फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है वो मैंने अचीव किया है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। बने रहें और कोई क्यूरियस है तो आप मुझे कमेंट में सेंड करें। आई शैल हेल्प यू एंड मोटिवेट रहें। बेस्ट ऑफ लक।